आज उपस्थित सभी माननीय गण एवं बच्चे, आप सभी को मेरी तरफ से भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। आइए, ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे देश को, देशवासियों को जो आज़ादी मिली उसके पीछे का इतिहास क्या है। मैं संक्षेप में कोशिश करूंगा कि उस आज़ादी के बहुत बड़े इतिहास को एक संक्षेप में आपके सामने रख पाऊं। अगर आप सब देखें तो हमारा देश और हमारे देश में रहने वाले सभी लोग का इतिहास काफी पुराना है। ये वह इतिहास है जिसके बारे में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन इसकी फिर भी शुरुआत अगर करें तो हमें समझ में आएगा कि ये इतिहास शुरू हुआ हजारों वर्षों पहले, जब हमारी सभ्यता ने जन्म लिया। उसके पश्चात आज का जो मॉडर्न स्वरूप है, उस स्वरूप को अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसमें पाते हैं कि ये मानव जो आज का प्रेजेंट स्वरूप है, ये स्वरूप लगभग पिछले 500 साल से नहीं बदला है। सभ्यता का ये स्वरूप, इस सभ्यता में सबसे पहले एक सनातन धर्म से शुरुआत हुई। उसके पश्चात यहाँ पर हमारे देश में सभी तरह से लोग बाग आक्रमण करते आए और हम पे राज करते आए। ये शुरुआत हुई पानीपत के प्रथम युद्ध से, और उस युद्ध में बाबर ने जब आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी ने वो युद्ध हारा, उसके पश्चात ही मुगल साम्राज्य की नींव इस देश में रखी गई। उस नींव के साथ ही चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और एक बहुत बड़ा मुगल साम्राज्य हम सब लोगों के सामने आ गया। मुगल साम्राज्य इस तरीके से आया कि पहले उन्होंने सोचा कि शायद हम इस जगह पर, इस देश पर राज करेंगे और कुछ समय के बाद में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ की संस्कृति की धनी को देखते हुए, इस संस्कृति की रिचनेस को देखते हुए वे यहाँ के ही हो गए और इसे ही अपना समझने लगे। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश कंपनी थी, वो हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आई। ये आज से लगभग 300 साल पहले की बात है, जब वो यहाँ पर व्यापार के दृष्टिकोण से आए और अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे व्यापारिक दृष्टिकोण से। तो सन 1756, अगर मुझे याद है, 56-57 की बात है, जब लॉर्ड रॉबर्ट लॉइस को एक रेजिस्टेंस मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए, और उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में एक छोटा सा युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और राइस के बीच में। सिराजुद्दौला का वो युद्ध, वो प्लासी का वो युद्ध हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाला था, ये किसी ने नहीं सोचा था। उस प्लासी के युद्ध के पश्चात, जो कि 1757-56 में हुआ, उस युद्ध में राइस जीत गया, सिराजुद्दौला की हार हुई। उसके पश्चात सिराजुद्दौला और उसके 3 और सामंतों ने मिलकर इस तरीके से काम किया कि हम फिर से इनसे युद्ध करेंगे और जीतेंगे। और वो लड़ाई थी बक्सर की लड़ाई, जो कि उसके लगभग 7 से 8 साल के पश्चात हुई। और वो लड़ाई में लगभग 3000 के आसपास राइस के सैनिक थे, क्लाइव के, और लगभग 55 से 60,000 के आसपास सैनिक 3 बड़े नवाब और की सेना उस बक्सर की लड़ाई में हार गई। और उस लड़ाई ने फिर से एक बार ये स्थापित कर दिया कि इस देश पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी राज करने वाली है। एक द्वेष की भावना हमेशा से जो थी वो आगे बढ़ती चली आई। फिर आया 1857, जो सबको मालूम है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। उस 1857 में लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अगेंस्ट में हथियार उठाए, और वो एक ऐसी लड़ाई थी जहां पर हम सोच रहे थे कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। वो पहली बार एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जहां पे भारतीयों ने ये रियलाइज किया कि हम लोग
हम लोगों को कुछ भी करके पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना है। वो स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना से लड़ी हुई लड़ाई वाकई में तारीफ काबिल थी, लेकिन उसमें कुछ कमजोरियां थी। उसमें उतना संगठन नहीं था, उसमें उतना साधन नहीं था, जिसके कारण वह लड़ाई शुरुआत तो हुई लेकिन खत्म उनके ही पक्ष में हुई। लेकिन खत्म होते होते वह लड़ाई एक ऐसा स्वरूप दे गई जिससे फिर से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हिंदुस्तान के इतिहास में आना था। और 1857 के पश्चात, उस लड़ाई के पश्चात, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हिंदुस्तान पर राज कर रही थी, अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी का राज सब कुछ ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में जाने वाला था। और 1857 के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य हिंदुस्तान पर राज करने लगा। इसके पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य ने जब राज करना शुरू किया तो उस समय उन्हें मालूम था कि ये देश में ज्यादा समय तक राज नहीं किया जा सकता है। इनकी संस्कृति अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, ये अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लोग हैं, इन पे हम कुछ समय तक ही राज कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान छोड़कर जहां पर भी ब्रिटिश साम्राज्य ने राज किया तो आप देखोगे जहां भी वो गए वो बस गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो या अमेरिका हो। उन्होंने वहां के नेटिव्स को खत्म करके खुद का साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की और खुद ही वहां पर जाके बसे और इस तरीके से अपनी साम्राज्य की वृद्धि की। लेकिन हिंदुस्तान ही एक ऐसा जगह था जिनके लिए उनके लिए सोचना बहुत आवश्यक था कि इन लोगों पर हम ज्यादा समय तक राज नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज थी जिन्होंने उनके दिमाग में ये उपज दी कि ऐसा किया जाए कि जब तक हम यहाँ पर शासन कर सकते हैं हमें यहाँ से फायदा ही होना चाहिए। और इसी के चलते हर एक रूप से वो हिंदुस्तान का शोषण करने लगे और ये शोषण लोगों के मन में एक द्वेष फिर से जीवित करने लगा। और यह द्वेष इस तरीके से बढ़ा कि लोगों ने अपने अपने दायरे में रहकर शासन के अगेंस्ट हथियार उठाना शुरू किया, जिनको हम कह सकते हैं कि वो सब क्रांतिकारी हैं। वह सब क्रांतिकारी लोग अपने अपने लेवल में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने साधन के हिसाब से यह प्रतिकार लेने लगे, बदले लेने लगे। लेकिन उससे अंग्रेजी हुकूमत हिलने वाली नहीं थी, क्योंकि वह एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हो चुकी थी। तब 1920 के आसपास, 1910-1920 के आसपास, तब तक महात्मा गांधी लोगों की समझ को समझ चुके थे और एक साम्राज्य के अगेंस्ट में सभी लोगों को एकजुट करने के लिए उन्होंने अपने आप को वचनबद्ध किया। 1915 से जो शुरुआत उन्होंने की, उसके पश्चात बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनको बताना चाहूँ तो शायद सुबह से शाम हो जाए, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे चौरा चौरा, चंपारण और मेनली चौरा चौरा का जो हत्याकांड था, जलियांवाला कांड। इन घटनाओं ने लोगों में एक ऐसी एकता दे दी कि कुछ भी हो जाए, हम भले ही मिट जाएं, लेकिन हमें अंग्रेजों को यहां से बाहर निकालना है। 1920, 1925 के आसपास असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और जिसने सबसे पहली बार अंग्रेजी हुकूमत को यह संदेशा दे दिया कि अब हमें जाना तो तय है, हमें यह सोचना है कि हमें कब जाना है और किस तरह से जाना है। 1942 के आते आते देशवासियों ने पूरे संपूर्ण देश में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया और भारत छोड़ो आंदोलन ने यह बता दिया अंग्रेजी हुकूमत को कि उनका अंत करीब है। अब वह प्लान करने लगे कि किस तरीके से इस अंत को अंजाम दिया जाए। ब्रिटेन में और यूरोप में सब जगह पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो समय था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो परिणाम था उसने भी बहुत सारी चीजों में परिवर्तन लाया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि हमको हमारा देश आजाद चाहिए है, इसके ऊपर सबसे बड़ा डिसीजन चर्चिल करके एक व्यक्ति का था, लॉर्ड चर्चिल, जो कि ब्रिटेन में था। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पश्चात उसे खत्म होते होते 42, 47, 44 के आसपास वहां पे लॉर्ड एटली आए
और उसके पश्चात वह उनकी उदारवादिता भी इसी तरीके से थी कि हाँ, अगर ये इंडिपेंडेंस चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं तो इनको अलग कर देना ही ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ लोगों का जो मनोबल था, लोगों का जो एक ही ध्येय था कि हमें कुछ भी करके आज़ादी चाहिए, वह रंग लाया और 15 अगस्त 1947 के दिन हम आज़ाद घोषित कर दिए गए। पहली बार 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे झंडे को फहराया और उसके बाद उन्होंने शपथ ली और लोगों को शपथ दी कि हम लोग आने वाले समय में अपने देश को एक बहुत उन्नतिशील देश के रूप में लेके जाएंगे। उनका सपना था उन्नत देश के लोगों, उन्नत देश के क्रम में आने के पहले हमको उन्नतिशील होना है। उस उन्नतिशील होने के लिए उन्होंने बहुदेशी बहुवर्षीय योजनाएं बनाई, पंचवर्षीय योजनाएं बहुत सारी बनाई गई एंड उस पर काम होता चला आया। इस तरीके से 1947 के पहले अगर हम लोग देखें तो सब लोगों का एक ही ध्येय था कि कुछ भी करके हम लोगों को आजादी प्राप्त करनी है। अगर किसी को सोते हुए भी जगाया जाए और उस समय पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, तो वो शायद यही बोलता कि हमें आजादी चाहिए। आज की सिचुएशन ऐसी है कि आज अगर जागते हुए व्यक्ति को भी पूछा जाए कि क्या करना चाहते हो, क्या चाहते हो, तो शायद वो अपने आप में सीमित होकर बोलेगा कि मैं ये बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं। लेकिन कलेक्टिवली कहते हैं कि सामूहिक रूप से हम लोग के पास कोई लक्ष्य नहीं रहा कि हमें यहां जाना है या हमें अपने देश को यहां ले जाना है। आज बहुत ज्यादा बड़ी जरूरत है समझने की कि हम लोग हैं कहां, हम लोग चाहते क्या हैं और हम लोग का ध्येय क्या है। इस ध्येय को, इस लक्ष्य को अगर मैं समझाना चाहूं तो विस्तार में समझाने के पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल ऐसा कि एक संयुक्त परिवार है। मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें हम सब लोग उस चीज को समझ सकें। एक ऐसा संयुक्त परिवार है जिसमें माँ है, पिता है, बड़ा बेटा है, बेटी है और बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे लोग हैं। लगभग 15 से 20 लोगों का परिवार है जिसमें मुखिया एक पिता है और पिता अर्न करता है और उसके पश्चात वह घर को चलाता है। अब छोटे छोटे बच्चे 15-20 लोगों का जो परिवार है, यह उम्मीद हर बार ये करता है कि अब ये 5 साल के पश्चात या ये साल के पश्चात या अगले साल के पश्चात हम लोगों में बहुत सारा चेंज आने वाला है। सभी लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग चेंज अपने आप में ला सकें, ऐसा क्या हो कि हम लोग बदल जाएं। सब उम्मीद तो कर रहे हैं, तो वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि ऐसा क्यों ना हो कि पिताजी बहुत दिनों से आप घर चलाते आए हैं, अब यह चलाने की बारी हम किसी और को देते हैं और देखते हैं क्या होता है। पिता बोलते ठीक है। और इसके बाद माता नेक्स्ट 5 महीनों के लिए घर चलाती है और उनको लाके संपूर्ण आय का जो स्रोत था, जो आय थी, वो उनके हाथ में रख दी जाती है और आने वाले 5 महीनों तक वो अपने परिवार को चलाती हैं। परिवार में सब लोग देखते हैं कि अब उन्हें खाने को अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छी उनकी कपड़े उन्हें अच्छे मिल रहे हैं। इस तरीके से सभी का इस तरह से रख रखाव अच्छे से हो रहा है। लेकिन 5 महीने के पश्चात उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग जो सोच रहे थे वो नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं इस बार शायद बड़े भाई कुछ कर पाए। इसके पश्चात बड़ा भाई फिर 5 महीने के लिए अपने हाथ में कमान लेता है। सब कुछ आय जो भी आय आती है पिता की, वो उस बड़े भाई के पास में जाती है और वो अपने परिवार को संभालने लगता है। अपने सोच के हिसाब से वह व्यक्ति जो व्यय है वो डाइनिंग रूम में ज्यादा करता है, घर की साज सजावट में करता है और घर अपने हिसाब से अच्छा दिखने लगता है। लेकिन फिर से 5 साल के पश्चात, 5 महीने के पश्चात लोगों को फिर रियलाइज होता है अभी भी कहीं तो कुछ तो चूक है, हम जो सोच रहे थे वो नहीं हो रहा है। सब वो 15 से 20 जो परिवार के लोग हैं वो सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम अपने देश में ट्रांसफर कर दें कि हर 5 साल के पश्चात जो नेता लोग हैं
जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक एक बार देश चलाते हैं, लेकिन उनके पास जब देश चलाने का मौका आता है तो सिर्फ उतना ही होता है जितना वो अपने दायरे में सोच पाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। वो 15 से 20 बच्चे जो घर में थे, 15 से 20 परिवार का लोग, हर बार ये सोचता है कि इस बार जब दूसरा व्यक्ति घर को चला रहा है तो शायद हमें बड़ा घर मिलेगा, हमारे घर में बड़ी गाड़ी होगी और इस तरीके से हम लोग और उन्नति पे जाएंगे। लेकिन वो देखते हैं कि हर बार चेंज बहुत छोटा सा और बहुत मामूली सा होता है। वैसे ही हमारे देश में जब कभी भी कोई पॉलिटिशियन पार्टी आती है और रूल करती है, हम सब उम्मीद लगा के बैठते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज ये रूलिंग पार्टी लेकर आएगी। लेकिन चेंज तब आ सकता है देश में भी और उस परिवार में भी जब उनका आय का स्रोत बढ़ जाए और वो इंडिपेंडेंटली अपने आप सोच सके कि हमें और इससे ज्यादा कैसे किस तरीके से व्यय करना है। इसी तरीके से देश के लिए भी जरूरी है कि आज हम अपने आय के स्रोत बढ़ाएं, तभी हम दूसरे उन्नतशील देशों के साथ में खड़े हो सकते हैं और अपने आप को भी उन्नतशील देश के रूप में आगे ले जा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि हम ये सोच लें कि हम लोगों को आय का स्रोत बढ़ाना है या हमारे देश को आय का स्रोत बढ़ाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्रोत लाने के पहले वह स्रोत हम लोग इजाद करें। इसके पहले बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी सोच में परिवर्तन लाएं। हमें ये नहीं सोचना है कि हम को हमारा देश क्या देने वाला है। अब सोचने का वह समय है जब हम लोग ये सोच पाए कि हम लोग अपने देश को क्या दे सकते हैं। हर वो चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझो, हर वो चीज के लिए जिसके लिए हम लोग राह चलते कि हमको कुछ भी चीज देश में देखना पड़े और ऐसा लगता है कि हम लोग उन पर दोष दे सके कि ये सड़क नहीं बन रही है या ये यहाँ पर स्कूल नहीं है या हॉस्पिटल नहीं है। इन सब क्वेश्चंस के लिए अपने आप में झांक के देखकर हमको यह सोचना है कि ऐसा हम क्या नहीं कर पाए, ऐसे कहां हमसे गलतियां हो रही हैं या ऐसा हम अपना कौन सा दायित्व नहीं निभा पाए जिसके कारण आज ये रोड नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आज हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण आज हमारे गांव उन्नतशील नहीं होंगे। और ये सोचना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा विषय है। कुछ विषय के बारे में मैं आप लोग को जरूर बताना चाहूंगा कि आज 100% आबादी में लगभग 75% आबादी खेती किसानी करती है। तो मुझे आज अफसोस है ये बताते हुए कि 75% लोग हम लोग के हमारे देश में खेती किसानी करते हैं, उसके पश्चात भी हम लोगों को अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है। अगर हमारे 75% लोग जो काम कर रहे हैं उस काम से हम कुछ अर्न नहीं कर सकते हैं, हम कुछ गेन नहीं कर सकते हैं, हम लोग कुछ अपने आप में दूसरों से नहीं ले सकते हैं और उस काम के लिए का जो आउटपुट है, जो उसका जो प्रतिफल है, उस के पश्चात भी हमें अगर उसी काम को करने के लिए अपनी दूसरी सेविंग्स देना पड़ता है, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। आज जरूरत है कि हम लोग अपने अपने पर्सनल दायरे में कैसे सोचें। हम लोगों को सोचना है सबसे पहले कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग अपने आप से ऊपर, अपने आप से जुड़ी हुई सारी चीजों से ऊपर अपने राष्ट्रीयता को लाएं। अगर इतिहास के बाद कोई दो चीज नहीं बदली जा सकती है तो वो दो चीज है हमारे खून के रिश्ते और हमारी पहचान एज अ भारतीय, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एज एन इंडियन। हम लोग ये दो चीज अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं बदल सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हम ये दो चीज नहीं बदल सकते हैं तो हम सभी ने वचनबद्ध होकर यह सोचना चाहिए कि कैसे कार्य किया जाए, क्या किया जाए कि हम संपूर्ण जीवन में ये दो चीज को प्राउड या गौरवान्वित कर सकें। We have to work to make these two things proud. Most important,
अगर हम ये दो चीज को गौरवान्वित कर सकते हैं तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। उसके पश्चात सबसे ऊपर प्रेफरेंस दो हमेशा राष्ट्रीयता, उसके बाद आप मानवता को दो, उसके पश्चात आप स्थान दे सकते हो हर उस चीज को जो आपसे जुड़ी है, और हर वो चीज जो आपको बाय बर्थ मिली हो। बाय बर्थ आपको मिलता है धर्म, जाति, संप्रदाय, इन सब का त्याग करो। त्याग मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि हमें त्याग करना है, लिटरली इनका बहिष्कार करना है। हमें इन्हें याद नहीं रखना है। जब हम दो लोगों से मिलते हैं या अपने राष्ट्र के लिए कुछ काम करते हैं तो हमें ये याद नहीं रखना कि मैं किस धर्म से हूँ, किस संप्रदाय से हूँ, किस जाति से हूँ। अगर ये सोच हम लोग अपने आप में लाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर खड़े होकर आप सब लोगों के बीच में 15 मिनट से यह बोलना और आप लोग को सुनाना मेरा थोड़ा सार्थक होगा, अगर हम लोग ये दो चीज को याद रख सकें। मैं चाहता हूँ कि आज जो भी डॉयचे कीपर में काम कर रहे हैं वह इतने कर्मठशील हों, इस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाएं कि मेरे उदाहरण के उस परिवार में जहां पर 15 लोग हैं और वह एक बदलाव चाहता है, तो उस 15 का परिवार आप अपने परिवार को समझो और आप अपने परिवार से बदलाव लाओ। आपको बदलाव लाने के लिए इतना काम करना है, इतना अपने आप में अर्न करना है कि आप वो कर सकें। शुरुआत आप अपने परिवार से करो और वो शुरुआत को उस सापेक्ष में लेके जाओ, उस डायरेक्शन में लेके जाओ, उस तरीके से लेके जाओ कि जहां पर आप अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सको। और हम अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, इससे बड़ी चीज और कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी को याद हो तो मातृभूमि स्वर्गादि अपि गरीयसी एक संस्कृत का श्लोक है, जिसका तात्पर्य होता है कि मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा गरिमामयपूर्ण है। और इसमें सच्चाई है और इस चीज को हम लोग को अपने जहन में उतारना है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग शुरुआत अपने आप से करो, अपने परिवार से करो, अपने देश से करो, अपने राष्ट्र से करो, राष्ट्र से ऊपर ले जाते हुए अपने देश के लिए करो। इसके साथ ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत।